अंदर जब संगठनों का ब्यौरा लिया जाता है, जब यहाँ पर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनता है, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं। वो भी पूरा सरकारी दस्तावेजों के अनुसार चलते हैं। आप देखिए, इस देश का कौन सा ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको केंद्रीय नियमावली 1956 के तहत रजिस्टर्ड ना किया गया हो, जिसको कौन से ऐसे न्यास हैं, कौन से ऐसे ट्रस्ट हैं भारत के जिनको केंद्रीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत रजिस्टर्ड ना किया गया हो। सिर्फ पहला ऐसा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। आप देखिए कि जो संगठन ऐसे थे कि उनकी गतिविधियां गलत नजर आ रही थी, उन पर बैन लग गया, सिमी पर बैन लगा, और सिमी के साथ साथ आरएसएस और बजरंग दल पर भी बैन लगाने की मांग चली। और ये बात मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ इस देश के अंदर बैठ करके, विदेशी तमाम जांच एजेंसियों ने भी आरएसएस और बजरंग दल को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। ये और बात है कि हमारे देश के अंदर वाहवाही चल रही है। आप देखिए कि यूएस की एजेंसी सीआईए ने बिल्कुल ब्लेम लगा दिया आरएसएस पर और बजरंग दल पर, और खुले तौर पर मना कर दिया कि इस तरीके के संगठन देश में क्या दुनिया में नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी आरएसएस और ये जो बजरंग दल या फिर तमाम ऐसे संगठन जो हिंदू या हिंदुत्व के मुद्दे पर चलते हैं, ये क्यों चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच होगी तो इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि इनके मुख्यालय पर आजादी के सालों बाद तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बीजेपी न चला के आरएसएस चला रही। तो कागज भी सिर्फ इसी वजह से मांगे जा रहे हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी आरएसएस के जो आलीशान दफ्तर बन रहे हैं, आरएसएस के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार हॉल में जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें वो पैसा कहां से आ रहा है। आरएसएस के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो सरसंघचालक टाइप के जो लोग हैं, बड़े टॉप 10 लोग हैं, उनके काफिले में जो 100 200 गाड़ियां जा रही हैं, तो वो पैसा कहां से आया। आप साधारण तरीके से अगर कोई काम कर रहे हैं तो सवाल नहीं होंगे, लेकिन जब आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो सवाल आपसे होंगे। और वही सवाल प्रियांक खड़गे ने किया कि आप सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है या किसी व्यक्ति का समूह है, तो आपने अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, और नहीं कराया तो अब कराओ, और आय व्यय का जो खर्चा होता है वो खर्चे का ब्यौरा दो। सीधा सवाल है कि जो बड़े बड़े 400-500 से ज्यादा शहरों में आपके आलीशान दफ्तर बने हैं, तो वो पैसा कहां से आया। बिल्कुल सादा ब्रिजवी। अब सवाल ये है कि आरएसएस के और बीजेपी के, आपको पता ही है, पूरे देश के हर शहरों में बड़े बड़े बेहतरीन 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये पैसा आखिर आया कहाँ से, इसका तो हिसाब किताब होना चाहिए। और बात हमारा अरुणेश जी ने कहा कि सामाजिक संगठन है जी, लेकिन इसके साथ साथ इतने कारोबार चल रहे हैं इनके, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ये, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका लेखा जोखा कहाँ है। देखिए, लेखा जोखा इसलिए नहीं मिल सकता इस संगठन का क्योंकि इस देश का पहला ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट चलाता है, और ये जगजाहिर है। इस बात को अगर हम छुपा लें, इस बात को हम लोगों के सामने ना लाएं, तो ये बेईमानी होगी। पहला ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट खुद चला रहा है इस देश की। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसके इशारों पर नाचते हैं, हमारे देश का तमाम मंत्रिमंडल, हमारे देश का कैबिनेट किसके इशारों पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय मंत्री किसको बनाया जाता है। ये जो इनका बायलॉज है, भारतीय जनता पार्टी के बायलॉज में खुद शामिल है कि खुद एक आरएसएस से संगठन मंत्री लिया जाएगा और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो कमांड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के हाथों में है, और लोगों के बीच में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कही जाती है। तमाम विरोधी पार्टियों के साथ साथ बड़े जो एक्टिविस्ट हैं और जो इस देश के सेक्युलर लोग हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि बीजेपी की जो मदर है वो आरएसएस ही है। तो आरएसएस को तो बिल्कुल कागज दिखाने चाहिए, लेकिन दिखवाएगा कौन, इनसे ब्यौरा मांगेगा कौन, इनकी जांच पड़ताल करेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब इनकी जांच होगी तो जांच में ये भी पता लगेगा। मेरे काबिल दोस्त ने अभी कहा कि पिछली सरकारों में भी तो आरएसएस चल रही थी, लेकिन आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन भी कर दिया था। दूसरी बात, इसी आरएसएस ने जब कुकृत्य किए हैं तो इसी आरएसएस के तमाम लोगों को आतंकवादी करार दे दिया गया इस देश के अंदर। 2014 के बाद उनको क्लीन चिट दे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी नहीं है। इस देश के न्यायालय के तमाम जजेस को खरीद करके उनसे अपना मनमाना फैसला सुनवा करके आप ये नहीं कह सकते कि आरएसएस के लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। साध्वी प्राची का मामला आपके सामने है पत्रकार महोदय, साध्वी प्रज्ञा का मामला आपके सामने है पत्रकार महोदय, अशोक सिंघल का मामला आपके सामने है। अशोक सिंघल के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े नेताओं के नाम हैं जो आपके सामने हैं और जो आरएसएस से ही ताल्लुक रखते हैं। ये चाहे मालेगांव ब्लास्ट वाला मामला हो, चाहे गोधरा कांड वाला मामला हो, चाहे भागलपुर कांड हो, चाहे मुजफ्फरपुर कांड हो, तमाम सारे इन जो भी कुकृत्य हुए हैं इस देश के अंदर, जहां पर भी खून बहाया गया है, उसकी अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये आरएसएस के नेताओं के नाम निकल करके सामने आते हैं। वो बात और है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद इन्होंने क्लीन चिट ले ली है, दी नहीं गई है, क्लीन चिट ले ली गई है। तो एक बड़े मुद्दे को मैं छेड़ रहा हूं। चाह रहे हो आप क्लीन चिट अपने आप ले ली? बिल्कुल ले ली गई है। जब सत्ता पर काबिज हुए तमाम सारे मुकदमे इनके खत्म हो गए, वो सारे मुकदमे इनके खत्म हो गए जिनमें ये आरएसएस के लोग आतंकी गतिविधियों में भी शामिल थे। दूसरी बात, इस देश के अंदर जब संगठनों का ब्यौरा लिया जाता है, जब यहाँ पर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनता है, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं। वो भी पूरा सरकारी दस्तावेजों के अनुसार चलते हैं। आप देखिए, इस देश का कौन सा ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको केंद्रीय नियमावली 1956 के तहत रजिस्टर्ड ना किया गया हो, जिसको कौन से ऐसे न्यास हैं, कौन से ऐसे ट्रस्ट हैं भारत के जिनको
केंद्रीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत रजिस्टर्ड ना किया गया हो। सिर्फ पहला ऐसा संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। आप देखिए कि जो संगठन ऐसे थे कि उनकी गतिविधियां गलत नजर आ रही थी, उन पर बैन लग गया, सिमी पर बैन लगा, और सिमी के साथ साथ आरएसएस और बजरंग दल पर भी बैन लगाने की मांग चली। और ये बात मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ इस देश के अंदर बैठ करके, विदेशी तमाम जांच एजेंसियों ने भी आरएसएस और बजरंग दल को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। ये और बात है कि हमारे देश के अंदर वाहवाही चल रही है। आप देखिए कि यूएस की एजेंसी सीआईए ने बिल्कुल ब्लेम लगा दिया आरएसएस पर और बजरंग दल पर, और खुले तौर पर मना कर दिया कि इस तरीके के संगठन देश में क्या दुनिया में नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी आरएसएस और ये जो बजरंग दल या फिर तमाम ऐसे संगठन जो हिंदू या हिंदुत्व के मुद्दे पर चलते हैं, ये क्यों चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच होगी तो इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि इनके मुख्यालय पर आज़ादी के सालों बाद तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। यह भी जवाब इनको देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि इनकी वेशभूषा हमारे भारतीय संस्कृति, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक इनको संगठन बना दिया गया, तो इनकी ना तो वेशभूषा सांस्कृतिक नजर आती है, ना इनका जो अपना दिखावा है या इनका जो जाते हैं प्रदर्शन करते हैं। आप हाफ पैंट पे सवाल उठा रहे हो। हाफ पैंट तो अंग्रेजों की थी, हाफ पैंट हमारे देश में कहाँ आई। गांधी जी ने तो लेकिन अब फुल है, वो अब फुल है, फुल पैंट के भी होलिका दहन करके गांधी जी ने बता दिया था कि इस देश के अंदर धोती कुर्ते वाला कल्चर चलता है। इस देश के अंदर जो तमाम नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कभी पैंट पतलून पहनते नजर नहीं आते। हमारे देश के जो और प्रधानमंत्री निकले हैं वो इन सब चीजों को अलग। मोदी जी तो सूट भी पहनते हैं, सूट वूट में होते हैं मोदी जी, वो भी तो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो इजराइल के सामने नाचते भी हैं, पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं नाचा। मोदी जी का तो नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री जितने हमारे देश के आजादी के बाद से अब तक हुए हैं, उनका नाम तो कभी शामिल नहीं हुआ इस तरीके की फाइल्स में। तो मोदी जी को तो आप छोड़ दीजिए, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो है अपनी महिला मित्र को मेलोडी लेकर के गए हैं, पार्ले कंपनी को बढ़ावा दे दिया, प्रचार कर दिया। अच्छी बात है, देश की कंपनी है, क्या दिक्कत है। तो देश की तो और भी ज्यादा कंपनियां हैं। देश की तो यहाँ पर जो छोटे लघु उद्योग चलाने वाले व्यापारी हैं, उनकी भी अपनी कंपनियां हैं। सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, 47 तक सबके नंबर आ जाएंगे। नंबर आ रहा है उनका, लेकिन बंद करने में नंबर आ रहा है, आगे बढ़ाने में सिर्फ अडानी और अंबानी की कंपनियों का नंबर आ रहा है। पत्रकार महोदय और गोदी मीडिया के तमाम न्यूज चैनल इस बात को बिल्कुल नहीं दिखाते कि ये जो फुटपाथ पर बैठे व्यापारी हैं, ये जो छोटे छोटे मार्केट्स के अंदर बैठे हुए दुकानदार हैं, इनका कब नंबर आएगा आगे बढ़ने का। सिर्फ अडानी और अंबानी का आगे बढ़ने का नंबर 12 साल से लगातार चल रहा है, 2014 के बाद से लेकर के अब तक। लेकिन सवाल भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है ना, रोटी खा रहे हैं ना, चैन से रह रहे हैं ना, और क्या चाहिए। हाँ, तो आपने खुद ही बता दिया कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर जो है राशन की भीड़ में भटक रहे हैं, राशन की भीड़ में लगे हुए हैं। यानी 80 करोड़ लोगों के पास तक विचारों के मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उनके पास जीवन यापन करने के लिए दाने भी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे देश के 145 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। और फिर हमारे देश के लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, हमारा देश विश्वगुरु बन चुका है। तो 80 करोड़ लोगों को गरीब बना करके विश्वगुरु कैसे बना देंगे आप। चलो आरएसएस पे ही बात कर रहे हैं, ऐसे 56 इंची आदमी कौन होगा जो आरएसएस से कागज मांगेगा, वो नाम बताओ। देखिए, आरएसएस से कागज मांगने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। असली 56 इंच का अगर नेता कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। दूसरी बात, इस संगठन को बैन करने का सबसे बड़ा अगर किसी ने दुस्साहस किया था, मैं तो दुस्साहस कहूंगा क्योंकि आज के समय में आरएसएस को छेड़ना बहुत बड़े साहस का काम है, तो ये सबसे बड़ा दुस्साहस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं जो आरएसएस पर लगातार सवाल उठाते चले आ रहे हैं। सीआईए ने भी इस जो है देश के संगठन को बैन करने के लिए बार बार कह दिया है, बहुत बार कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस की गतिविधियां आखिर चल क्या रही है। आरएसएस अपने आप को सरकार की नजर से बाहर क्यों रखना चाहता है। आरएसएस के पास इतना बड़ा फंड आ कहां से रहा है। आरएसएस के इतने सारे कार्यालय 2014 के बाद से आलीशान कैसे हो गए। आरएसएस के पास इतनी बेनामी संपत्ति आ कहां से गई। आरएसएस के जो सर स्वयं संघ चालक होते हैं, पहली बात तो इनके नाम में घोलमाल है। इनका नाम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है राष्ट्र का एक ऐसा संगठन जो स्वयं की सेवा कर रहा है, दूसरों की सेवा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये तो स्वयंसेवक संघ वाले हैं, ये स्वयं की सेवा करते हैं। और स्वयं में भारतीय जनता पार्टी आती है, भाजपा की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए दत्तात्रेय होसबोले, उनका वर्चस्व देखिए आप। दत्तात्रेय होसबोले का वर्चस्व क्या है, मोहन भागवत का वर्चस्व देखिए आप क्या है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक की तरह सड़कों पर, फुटपाथ पर चलते नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं। आप देखिए डॉक्टर गौहर कभी भी आपको मिल जाएंगे ऐसे सड़कों पर फुटपाथ पर चलते हुए। शबनम हाशमी आप देखिए कहीं पर भी मिल जाएंगी इस देश के अंदर आपको ऐसी ही घूमती हुई। तो तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो छोटे छोटे एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन ये कौन सा ऐसा एनजीओ है कि इसको कह रहे हैं कि जी हमारा तो बस ऐसा ही एनजीओ है जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। अभी तक किसी भी देश के आपदा वाले मामले में इस स्वयंसेवक संघ के ये तमाम कारसेवक नजर नहीं आते। जब कोई पिक्चर हॉल
जलाना होता है तब स्वयं सेवक नजर आते हैं, जब किसी के घर पर बुलडोजर चलाना होता है सांसद के रामजी लाल गौतम के, तब ये स्वयं सेवक नजर आते हैं, जब किसी मॉल के अंदर अगर क्रिश्चियन अपना बर्थडे, अपना जो है वो नया साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए स्वयं सेवक संघ के लोग नजर आते हैं। लेकिन जब देश के ऊपर आपदा आती है तब आरएसएस के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? तब तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे एक कहावत है गाँव देहात में, गधे के सिर से जैसे सींग गायब है।